हाय गाइस, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का एमएमसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज के लेक्चर में आपसे कुछ दिनों से रूबरू हो रहे हैं, पर डे आपको परसेंटेज के लेक्चर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। उसी क्रम में मैं आगे के लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के और भी वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इन वैरायटी के क्वेश्चनों को हम हैंडल करते हैं, क्या हमारा तरीका होता है। अभी तक हम लगभग 45 क्वेश्चनों की सीरीज करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का सीरीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस इतना कहूँगा कि जिस दिन से आपने ये ठान लिया कि नहीं मुझे करना है, तो उसी दिन से आपने अपनी सफलता में 50% 50% वो चीज़ जीत ली। और अगर हमें किसी चीज़ की जिद है, किसी चीज़ को हमने ठाना है, तो वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती, हम उसे पा के रहेंगे। तो इसी बात के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास परसेंटेज के कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। इन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से परसेंटेज का डेप्थ नॉलेज और आपका इंक्रीज होगा और आप जानेंगे कि हाँ परसेंटेज का लेवल क्या होता है, परसेंटेज को कैसे समझा जा सकता है, परसेंटेज को कैसे जाना जा सकता है। जैसे आप ध्यान देंगे, आपके पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रक्त जांच में, जैसे इस समय हम लोग ब्लड टेस्ट कराने चल रहे हैं, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में, स्टार्टिंग के 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। स्टार्टिंग के 2 आवर्स 10% की दर से इंक्रीज होती है। फिर अगले घंटे में 10% घटती है। मतलब नेक्स्ट आवर्स की अगर बात की जाए तो 10% डिक्रीज होती है, 10% घटती है और अगले घंटे में स्थिर रहती है। नेक्स्ट आवर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो कांस्टेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ कांस्टेंट रहती है। और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 4000 थी, स्टार्टिंग में लाल रक्त कोशिकाएं 4000 थी, तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। 6 आवर के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर थोड़ी सी बातों को समझने का हम प्रयास करें तो हमारे पास हल्का सा पॉइंट समझने वाली बात है, और वो जानते हैं क्या है। आपके पास 10% सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, जिसे आप कहोगे, और वो है क्या, 10%। तो 10% की वैल्यू आपको पता है कि 1/10 होती है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इनिशियल की बात की जाए और फाइनल की बात की जाए, इनिशियल और फाइनल की, तो स्टार्टिंग में अगर 10 है तो यही जो 10 है ना, वह बढ़ती है, क्योंकि 2 घंटे में की बात हो रही है। पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, तो 10 के स्थान पे जब बढ़ेगी तो 11 हो जाएगा। 10 के स्थान पे जब बढ़ेगी तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट आवर्स जो होता है, 10 के स्थान पे एक बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अगले घंटे 10% की दर से घटती है, 10% की दर से घटती है, अर्थात अगर ये 10 है तो अगले घंटे घट के एक घटेगा। 10% अगर इंक्रीज हो रहा है तो यह क्या होगा, जुड़ेगा। और 10% अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। ये कितने पे आ गया, 9 पे। फिर कह रहा है फिर अगले 2 घंटे में 5% पर आवर की दर से, अगले 2 घंटे में 5% पर आवर की दर से बढ़ती है, ठीक है ना। 5%, आप जानते हो कि 5% की वैल्यू 1/20 होती है। 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो यहाँ पे आपको अगर 20 है और बढ़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 20 है तो ये आपका 21 हो जाएगा।
आपको इसी को कैलकुलेट करना है और आप ही का कैलकुलेशन ही आपकी चीज़ों को बनाएगा। तो देखिए 10 10 10 का मल्टीप्लिकेशन आपके पास 1000 बनेगा और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी का 4 होता है। 20 इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 400 इंटू 1000। तो 400 की पे देखिए यहाँ पे आपको जो जीरोज मिल रहे हैं 2 और 3, कितने जीरोज मिल रहे हैं? तो 5 जीरोज मिल रहे हैं। 4 पे आपने जो जीरोज की संख्या देखी वह आपने 5 देख ली, ठीक है ना। जीरोज की संख्या जो आपने देखी 5 देख ली। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। जितने अच्छे से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही आपका होगा। 11 इंटू 11 121 होता है, ठीक है ना। उसी तरह 21 इंटू 21 वो 441 होता है। इतना आपने कर लिया, 441 आपके पास होता है। अब एक काम करिए, आपको हल्का सा पॉइंट यहाँ समझना है बाबू, ये कि देखिए अगर 121 से आपने मल्टीप्लिकेशन किया है ना। अगर आपने कहा कि सर 121 इंटू हम करेंगे 441, तो हम कहेंगे चलो भाई अच्छी बात है, कर लिया जाए। आप कहोगे कि ये तो 121 इसी तरह आ जाएगा, सही है भाई। 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 आएगा, 8 आएगा, फिर 4 आएगा, 484। फिर वही कहानी आएगी, 4 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा। आप कहोगे जोड़ लिया जाए सर, 1 6 12 1 13, 8 4 12 1 13, 4 1 5, ये बनेगी वैल्यू। अब इसमें भी हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक 9 है। जब 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 आएगा, 9 छक्के 54, 4 आएगा, है ना। अब आपके पास 29 27 और 5 32 आएगा, 3 मिलेगा, फिर 29 27 और 3 आपके पास 30 आएगा, फिर 3 मिलेगा, और 9 5 45 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 48। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, इस पूरी की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को अगर आपने चेक किया तो मिला आपके पास 480249, ठीक है ना। 480249 ये आपके पास डेटा आएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं 4 पे 4 जीरो है, और यहाँ पे 4 पे कितने जीरो हमने देखा था? तो 1 2 3 4 5 जीरो। मतलब अगर मैंने 2 2 इसको हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 जीरो की बात हुई थी। मतलब अगर देखा जाए तो 1/10 हो रहा है। इंटू 1/10 जब करेंगे तभी मुझे इस पे जो होगा वह 4 जीरो मिलेगा, ठीक है ना, 4 जीरो। तो यहाँ पे 480249 का 1/10 करना पड़ेगा। 1/10 करेंगे 4802 तो देखिए अगर हम लोगों ने हल्की सी बात की 4802 तो अगर हम अप्रॉक्स आंसर लें, इसका अप्रॉक्स आंसर ही आएगा, और अप्रॉक्स आंसर जो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी बनाएगा 480249। ये चीज़ें आपके पास होंगी, इसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये तरीका है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन खूब था, कैलकुलेशन की चीज़ें बड़ी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा है कि 6 घंटे, और आप तो यहाँ पे 3 और 2 5 ही दिखा रहे हैं, एक कहाँ दिखा रहे हैं? तो देखो यार, एक को उसने कहा था अगले घंटे वह स्थिर रहती है, तो अगले घंटे स्थिर रहती है, अर्थात अगले घंटे स्थिर रहती है। स्थिर रहने का मतलब अगर यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे 100% होगा तो यहाँ भी 100% होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, तो उसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे लास्ट कल क्वेश्चन कर रहे थे कि यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए ये कर दिया कि यहाँ पे 40,000 है, ठीक है। रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे 10% बढ़ती है, तो हम कहेंगे 110/100 इंटू 110/100। फिर कह रहा है अगले घंटे में 10% घटती है, तो हम कहेंगे 90/100। अगले घंटे स्थिर रहती है, स्थिर रहने का मतलब कि 100/100, है ना। फिर कह रहा है कि अगले 2 घंटे 5% की दर से बढ़ती हैं, तो कहेंगे 105/100 इंटू 105/100। देखिए आपके अकॉर्डिंग हमने कहा 0 से 0 हटा दिया, 0 से 0 हटा दिया, 0 से 0 हटा दिया, 100 से 100 कैंसिल करा दिया, 25 को 5 से कटाया 21, 5 से कटाया 20,
5 से कटाया 20, 5 से कटाया 21। आपको क्या दिख रहा होगा? आपको अगर हल्का सा पॉइंट समझना है तो ये जो डेटा है आपके लिए वह क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 जीरो हैं, इंटू 11/10 है, इंटू 11/10 है, इंटू 9/10 है, इंटू 21/20 है, इंटू 21/20 है। तो क्या हो रहा है डेटा देखो तो, हमने क्या 11 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 21 किया है कि नहीं, है ना। और यहां भी अगर देखा जाए तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। अब 10 से 10, ठीक है, 4 जीरो को हमने कैंसिल कराया, 1 जीरो अभी भी बचा है, 2 दूनी का 4, ये भी गया, 1 जीरो बाई 10 के रूप में है, ऊपर 11 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 21 करके बटा 10 करना पड़ेगा। तो इतना हम कर सकते थे, एक एक लॉजिक को समझते हुए इस चीज को ले सकते थे। हल्का सा कैलकुलेटिव पॉइंट था, और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही सर्वे सर्वा होता है, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसे बना सकते हैं। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। तरीका क्या होगा मैं आपके सामने अभी अभी शो करना चाहूंगा, कि ध्यान दीजिएगा। देखिए एक काम करिए, यहां पे आप कह सकते हैं ना समझ में आएगा तो यहां पे आप बना दीजिए इस प्रश्न को प्रयागराज, ठीक है, कहें आप कि प्रयागराज, है ना, हल्के से पॉइंट को समझिएगा। आपसे कह दिया गया कि प्रयागराज की जनसंख्या के प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। प्रयागराज की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। प्रयागराज की जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। शहर में नौकरी की तलाश में लोगों के आने जाने से प्रतिवर्ष अतिरिक्त वृद्धि 5% है। मतलब शहर की जनसंख्या 5% बढ़ती है, ये तो क्लियर है। लेकिन उस शहर में नौकरी की तलाश में, जैसे हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की जो ओरिजिनल निवासी हैं, यहीं के जो रहने वाले हैं, उनकी जनसंख्या तो 5% बढ़ती ही है। साथ साथ में हमारी तरह बहुत से लोग हैं जो रोजगार की तलाश में प्रयागराज आए, तो वो भी तो हम माइग्रेटेड पीपल भी 5% प्रतिवर्ष आते हैं। तो 5% जब प्रतिवर्ष आ गए तो टोटल जनसंख्या अगर देखी जाए तो 5% तो बढ़ती ही है, साथ में माइग्रेट पीपल भी आ गए 5%। तो प्रयागराज की जनसंख्या हर एक वर्ष कितना परसेंट बढ़ रही है, तो 10% बढ़ रही है। कह रहा है 3 वर्ष के बाद प्रयागराज की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 3 वर्ष बाद प्रयागराज की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आपसे ये क्वेश्चन बनाया गया। तो आसानी से करिए, एक काम करिए, प्रारंभिक जनसंख्या को आप 100 मान लीजिए। प्रारंभिक जनसंख्या को आपने कहा कि प्रारंभिक जनसंख्या सर 100 होगी। हमने कहा ठीक है भाई, पहले साल भी प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, तो पहले साल 10% बढ़ी, 110/100। दूसरे साल 10% बढ़ी तो भी कहा 110/100। तीसरे साल भी 10% बढ़ी तो हमने कहा फिर बाबू 110/100। हर एक साल जो जनसंख्या है वह 10% बढ़ रही है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या की बात किया था, 100 से 100 कैंसिल हुआ। फिर देखिए आपके पास 3 जीरो था और आपने इन 3 जीरो को आसानी से खत्म कर दिया। जैसे ही 3 जीरो को आसानी से खत्म किया, ध्यान दीजिए आपके पास डेटा क्या है, 11 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, और 11 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन 1331 होता है, और 100 कितना अभी भी आपके पास है। ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। देखिए 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो था, और आपने नीचे 5 जीरो कैंसिल करा के 10 बनाया, तो आपके पास 133.1। अब ये देखिए 100 आपकी वास्तविक जनसंख्या थी और आप पहुंच गए 133.1। कितना प्रतिशत बढ़ी, तो आप कहोगे कि सर 133.1 में से हम 100 को घटा रहे हैं, तो आएगा आंसर 33.1%। और एकमात्र ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, जो ये कह रहा है कि प्रयागराज की जनसंख्या में
33.1% की वृद्धि हुई। तो ये बात ध्यान रखेंगे। या कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर 10% इज इक्वल टू 1/10 होता है। 10% का मान 1/10 होता है। भाई बढ़ाने की ही बात है तो 10 जनसंख्या थी प्रारंभिक, बन कितनी गई 11। ठीक है, अगले साल भी 10 थी, बन कितनी गई 11। अगले साल भी 10 थी, बन कितनी गई तो 11। 10 से 11 कन्वर्ट हो रहा है, 10 से 11 कन्वर्ट हो रहा है। 3 साल की बात है तो हमने कहा कि चलो भैया ये 1000 या 1331, क्योंकि 10 का क्यूब जो होता है वह 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है तो 1000 होता है, लेकिन 11 का क्यूब तो 1331 होता है। तो हम लोगों ने जनसंख्या 1000 से 1331 पे ले गए तो कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे कि सर 331 बढ़ी। तो बाबू 331 किस पे बढ़ी है, तो आप कहोगे कि 1000 पे बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है तो 1000 पे बढ़ी है। तो आप सीधे कहोगे कि 331/1000 इंटू कितना, तो आप कहोगे कि 100। 331/1000 इंटू कितना 100। तो आपसे के अकॉर्डिंग 00 से 00 कैंसिल होगा, है ना। ये आपने कैंसिल कर दिया और 331/10 किया तो ये वैल्यू 33.1% के रूप में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा हमें भाई उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और न समझने की आवश्यकता है। अगर हमने हल्का सा पॉइंट को समझा तो आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, जिससे हम चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। और मैं यही कहूँगा आप सबसे कि भाई बिंदास अंदाज हो, हम बिंदास तरीके से बिना किसी टेंशन के तरीके से हम चीज़ों को पढ़ें। क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग क्या होता था, सामने रहते थे, और आप जब सामने रहते थे तो वो अलग तरीका है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैमरे के सामने होके और आभास किया जाता है, इस आभासी दुनिया में आभास किया जाता है कि आप सभी का चेहरा हमारे सामने है। तो इस आभासी दुनिया में आभास कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी हाजिरी एक बार कमेंट देके जरूर बता दीजिए कि हाँ भैया मैं हाजिर हूं सर, है ना, अपनी चीज़ों से। और जब आपको क्लासेस लगे कि हाँ भाई हम इससे फायदे होंगे, हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो आप एक बार लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, है ना। एक बंदा पता नहीं कौन है क्लासेस में, मैं देखता हूं वो जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है वो बैठा रहता है ये देखने का, तुरंत वीडियो को डिसलाइक करता है ना। ऐसी बात नहीं है, मैं पता कर सकता हूं कि कौन है ना, उसका नाम क्या है, उसकी चीजें क्या है, जैसे भी क्लास स्टार्ट हुई नहीं तुरंत डिसलाइक मारता है। चलिए भाई ये भी अच्छी बात है ना। एक आदमी होना चाहिए कि कैसे कब सर लाइव हो रहे हैं, सर कब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो एकदम इसी टारगेट में रहता है कि जैसे ही इनकी क्लास स्टार्ट हुई नहीं, अभी मैं क्लास में एंट्री करता हूं, जैसे हमारी हाय गाइज स्टार्ट होता है तब तक उसका डिसलाइक बटन आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है भाई, मज़ा आता है, ऐसे भी स्टूडेंट होने चाहिए जो हम लोग की चीज़ों को इंक्रीज करे, चीज़ों को समझे कि हाँ भाई क्या है, तो मज़ा भी आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आप देखो क्या है आपके पास। आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के, एक मकड़ी है 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक, 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है ना। और अगले घंटे में, नेक्स्ट आवर्स में, अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ती है। सेकेंड आवर्स में, दूसरे घंटे में 62.5% क्या होती है, चढ़ती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले घंटे में कितनी ऊंचाई चढ़ता है ये नहीं पूछा जा रहा है, दूसरे घंटे में वह कितनी ऊंचाई चढ़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसे आप कैसे हैंडल करेंगे मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले घंटे में वह 62.5% की ऊंचाई तक क्या करता है, 62.5% की ऊंचाई तक चढ़ता है। अब टोटल डिस्टेंस आपके सामने है बाबू 192। देखो
पहला जो डिस्टेंस है टोटल वह कितना है 192 192 मीटर। ठीक है, 192 मीटर उसकी टोटल हाइट है, उस पोल की टोटल हाइट है 192 मतलब 192 मीटर। ठीक है, बहुत बारीकी से। अब देखिए आप जानते हो और उसको मैं यहां कहना भी चाहूंगा आपसे कि 62.62 से 1/2 होता है, इसकी जो ऋणात्मक वैल्यू होती है वह 5 बटे कितनी होती है 8 होती है। कितनी होती है 5/8, क्योंकि 62 का दुगना, अगर 62 का दुगना करोगे तो 124 होगा और एक 125, तो ये बनता है 125 बट्टा, अगर देखा जाए तो 2 इंटू कितना 100 1/100, 25 का 5 गुना आता है, 25 का 4 गुना, तो ये जो बनता है 5/8 बनता है। ठीक है, तो 5/8 मतलब अगर भाई जो भी वैल्यूज है तो ऊंचाई तक चढ़ता है। अगले घंटे भाई 5/8 चढ़ गया, जो पुल है मामूली सी बात है, यहां पे ये समझो ये पुल है जो 192 मीटर का है और 5/8 चढ़ गया, तो भिन्नात्मक 5/8 उसने कंप्लीट कर लिया, 5/8 उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 5/8 उसने कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना, तो अगर भिन्न के रूप में समझे 5/8 कंप्लीट कर लिया तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या लिखेंगे 1 माइनस 5/8, या कुछ लोग कह देंगे कहें बवाल कर रहे हैं सर, अगर 5/8 चढ़ गया तो कितना बाकी होगा, तो 3/8 बाकी होगा। 5/8 अगर उसने डिस्टेंस कंप्लीट कर ली टोटल की, टोटल मतलब एक की डिस्टेंस थी, अगर टोटल की डिस्टेंस का 5/8 कंप्लीट कर लिया तो अभी दूसरे घंटे में बचा कितना है, तो 3/8 बचा है। ठीक है, कैसे, तो एक में से 5/8 घटा देंगे तो 192 इंटू 3/8, ये डिस्टेंस दूसरे घंटे के लिए बची है, चढ़ने के लिए अभी बची है। लेकिन करता क्या है, केवल 12.5% चढ़ता है और 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, क्योंकि 12.5% की वैल्यू अगर निकालेंगे 12 से ही 1/2% का भिन्नात्मक मान निकालेंगे तो वह 1/8 आएगा, और आप यहां करोगे 1/8, आप यहां करोगे 1 कितना, तो 8। तो जैसे ही आपने देखा तो आपके पास आया 192 इंटू 3/8 इंटू 1/8, अगर 8 से आप कटाते हो तो 8 का दोगुना 16 होता है, 8 का दोगुना कितना होता है 16 होता है, और 3 बचा, 8 चौके 32 हो गया। उसी तरह अगर 8 से कटाया, 8 3 का कितना हो गया 24 हो गया। तो आपने देखा तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो बाबू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 आपने कर दिया तो 3 इंटू 3 आपके पास 9 मीटर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ को समझें कि आंसर नंबर डी आपके लिए एक राइट आंसर मिला, और आपने कहा कि सर इसका राइट आंसर जो आएगा वह 9 मीटर आएगा, तो इसे हम आसानी से समझ सकते थे, है ना। बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं थी। क्वेश्चन को अगर आपने हल्का सा समझा, हल्का सा पॉइंट को समझा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल की बात निकल के आएगी। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जितने भी लोग क्लासेस में हैं इस बात को थिंक करें, इस बात को समझें कि हाँ भाई हम इस लेवल से इस चीज़ को गवर्न कर सकते हैं, इस लेवल से इस चीज़ को हम बना सकते हैं, हमारा तरीका यही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हमने ठाना है चीज़ों को कि नहीं हमें इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, इस लेवल की चीज़ों को हैंडल करना है, तो बहुत बड़ी बात आप सबके सामने नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक संख्या को पहले 25% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, 25%।
आप जानते हो 25% की वैल्यू 1/4 होती है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। इनिशियल, फाइनल, ठीक है। 25% घटाया जाता है, मतलब वैल्यू 4 थी, 1 घटाई गई तो कहां पहुंची? 3 पे। 4 थी, 1 घटाई गई, कहां पहुंची? 3 पे। फिर 25% बढ़ाई दी गई, अर्थात वैल्यू 4 थी, 25% बढ़ाई गई, मतलब कितनी बढ़ाई गई? तो 1 बढ़ाई गई। तो 1 बढ़ाई जाएगी तो कितने पे आ जाएगी? तो आप कहोगे कि 5 पे आ जाएगी। कितने पे आ जाएगी? 5 पे। आप कहोगे 4 चौके 16, 5 तीनम 15। तो ये जो 4 इंटू 4 था वह आपके लिए 16 बना, और 5 इंटू 5 था वो 15 बना। मतलब वास्तविक संख्या 16 थी और बन कितनी गई? तो कहोगे कि सर 15 बन गई। वास्तविक संख्या 16 थी, बन कितनी गई? तो आप कहोगे सर 15 बन गई। मतलब कितने की कमी? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की कमी। 1 यूनिट की कमी। और एग्जामिनर कहता है कि नहीं भैया 8 की कमी। नहीं, कितने की कमी? तो 8 की कमी। तो 1 यूनिट को अगर हल्का सा आपने हैंडल किया तो बना कितना? 1 यूनिट बराबर बना कितना? तो आप कहोगे कि 1 यूनिट बराबर 8 बना। तो मैं कहूँगा कि मूल संख्या क्या थी? तो भाई मूल संख्या को हमने 16 से रिप्रेजेंट किया है। तो ओरिजिनल नंबर की अगर हमने बात की, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आएगा? तो मैं कहूँगा ओरिजिनल नंबर आएगा 16 इंटू 8। मैं कहूँगा कि ओरिजिनल नंबर आएगा 16 इंटू 8। और आप जानते हो कि 16 वाटे 128 होता है। 144 मत लिख देना, ठीक है। तो 128 होता है, जो आसानी से आपने देखा, बहुत नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बना। भाई 25% घटाया गया, फिर 25% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। या कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं 100% वास्तविक संख्या कर दी। 25% घटाया तो कहेगा 75/100। 25% बढ़ाया कहेगा 125/100। वही कहानी गया बाबू। ये 25 तिहाई 25 चौके, यही तो हो सकता है भाई। टेक्निक नहीं, मैंने हाँ जैसे भी तुम चाहो, या ऐसे करो, एक काम करो, रुक जाओ, एक काम करो, इसे 100 कर दिया, 25 75/100, इसे 125/100। ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया, ये 4 बन गया। तो आपने देखा 5 15 4 चौका 16। तो जो भी डेटा आपके पास आया 15/16 की डेटा पे है। तो 1500/16 सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 4 से कटाओगे 25, 4 से कटाओगे 4 ही होगा। 15 और 25 का मल्टीप्लीकेशन बटा 4। तो जितना परसेंट बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, जो भी होगा वह 8 के बराबर होगा। तो डेटा हम सेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे बन जाता है, तो आप इसे देख सकते हो। अगर इच्छा है तो कर सकते हो, हमारे आप पे डिपेंड है। करना चाहते हो तो देखो 25 15 में बटा 4। अब ये बताओ 25 और 15 मैं कर दे रहा हूं। 25 इंटू 15/4, 25.250 होता है। 25 5 125 होता है। आप कहोगे कि सर 375/4 होगा। मैं कहूँगा ठीक है भाई, मैं कटाऊंगा। 9 के 36 होता है, 1 बचेगा। 9 का 36 होता है, 1 बचेगा। या मैं कह दूंगा कि 375/4%। ठीक है। वास्तविक संख्या 100% थी, तो 100% में से 375, ध्यान देना मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। 400 में 375 घटा 25 बटा कितना 4%। मतलब संख्या में 25/4% की कमी हो रही है। तो यही जो 25/4% होगा यह 8 के बराबर होगा, है ना। तो 1% किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 8 इंटू 4 बटा कितने के 25 के। तो 100% कितने के बराबर होगा? 100 से गुणा कर दोगे। 8 देखो 4 चौका 16, 16 वाठे 16 वाठे कितना 128। यही तो आया था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कौनो नियम लगा दो, क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ नियम से क्वेश्चन लेंदी हल्का से हो जाता है, तो इस वाले पे हल्का सा लेंदी हो गया। और मैंने स्टार्टिंग की ही क्लास में कहा था कि आपको आना सब कुछ चाहिए,
प्रैक्टिस के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम किस मेथड को एग्जाम हॉल में यूज करेंगे। कभी कभी होता है स्टूडेंटों के साथ कि उसे आता सब कुछ है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाता है तो कुछ नहीं कर पाता। इसके पीछे एकमात्र रीजन यही होता है कि वह जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाता। और जब तक कोई बंदा कितनों भी बड़ा गणितज्ञ हो या कितनों भी किसी सब्जेक्ट की उसकी नॉलेज हो, भाई अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर हो या MS धोनी हो या विराट कोहली हो, विश्व का कोई भी बल्लेबाज, उसे टेक्निक जरूर पता है। और वो टेक्निक पता है और सोचे कि यार मुझे क्रिकेट खेलने तो आता ही है, मुझे क्रिकेट के शॉट लगाने तो आता ही है, मैं प्रैक्टिस क्यों करूं, तो वह कभी भी किसी मैच में सफलता नहीं पाएगा। देखते हैं जब भी वो किसी मैच में सेंचुरी लगाता है, डबल सेंचुरी लगाता है या कोई भी बड़ी पारी खेलता है, उसके पहले उस सीरीज में उसकी नेट प्रैक्टिस, उसके द्वारा की गई प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे विराट कोहली को ही लिया जाए, MS धोनी को ही लिया जाए, इन युवा खिलाड़ियों को देखा जाए तो ये लोग कितनी फिजिकली देखा जाए कितने स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि हम और आप अपने घरों में बंद रहते हैं, 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं, है ना, लेकिन वो सुबह में 4 बजे 5 बजे नेट प्रैक्टिस करते हैं। और केवल जैसे हम बचपन में जब गांव में क्रिकेट खेला करते तो क्या होता था, क्रिकेट खेलते तो एक ही बात करते थे, भैया हम बैटिंग करेंगे। जब फील्डिंग आता था धीरे से कोना खसकते थे जहां पे थोड़ी छाया हुआ हो। लेकिन आप अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस में जाएंगे, क्लब ज्वाइन करेंगे या वहां पे स्टेडियम में खेलने जाएंगे तो बल्ला छूने को मिलता, बड़ी कम मिलता है स्टार्टिंग में। पहले आपको 10 चक्कर फील्ड का लगवाया जाएगा, आपके अंदर एनर्जी लाई जाएगी। तो अगर हमें किसी भी चीज को पाना है तो हमें एनर्जी लाना पड़ेगा। और एनर्जी होगी जो, वह केवल भाई आने से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। और वही बच्चा सिलेक्शन पाएगा, वही बच्चा इतिहास रचेगा जो प्रैक्टिस करेगा। तो प्रैक्टिस मतलब आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप किसी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत घटाना होगा। प्रारंभिक संख्या को प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या 100 है, उसे x% बढ़ा दिया गया, तो x% बढ़ाया गया अर्थात 100 + x/100 कर दिया गया। तो फिर इसे प्रारंभिक संख्या मतलब 100 ही पाना है, तो इसे कितना घटाना पड़ेगा आपसे पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, किसी संख्या को, इससे थोड़ा आसान होगा, इसे समझो, किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा। मान लीजिए संख्या 100 है, 25% आपने बढ़ाया तो 125/100, और पुनः आपको कितना प्रतिशत घटाया जाए। या एक काम करिए, मैं थोड़ा सा लॉजिकल हूं, जैसे आपके लिए 100 है, आप 125 पे पहुंचे, 25% बढ़ाए, तो अब 125 से आपको पुनः 100 पे आना है। किस पे आना है? 100 पे। तो कितना घटाना पड़ेगा आपको? 25। कितना घटाना पड़ेगा? 25 अपॉन, अब देखिए 100 से आप 125 पे पहुंचे हैं, तो आपको कितना घटाना पड़ा? 25 घटाना पड़ा। कहां से? 125 से इंटू कितना? 100। तो आप कहोगे सर आंसर होगा ये 5 यहां बनेगा, और ये से घटाएंगे तो कितना? आप कहोगे सर आंसर 20 होगा। ठीक है, मतलब आपको ये डेटा मिला 25/125 इंटू 100। या मान लीजिए यहां पे 20% होता, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना घटाना होगा। मतलब मैंने कहा संख्या 100 है ना, x के स्थान पे 20 रख दिया, तो बढ़ेगा कितना? 120 पे पहुंच गए। 100 से कहां पहुंच गए? 120 पे, क्योंकि हमने आपसे कहा है 20% बढ़ा दिया जाए। अब 120 से 100 पे आना है, तो कितना घटाना पड़ेगा? 20। तो अब 120 से 100 पे आना है ना, तो 20/120 इंटू कितना करना पड़ेगा? 100। मतलब डेटा यहां क्या हो रहा है? 20/120 इंटू कितना? 100। मतलब जो आंसर होगा, अगर आपसे कहा एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, तो जब हमने 25% बढ़ाया था तो 25/125 इंटू 100 कहा था,
जब 20% बढ़ाया था तो 20 इंटू 120/100 कहा था। उसी तरह संख्या को x% बढ़ाया गया तो हम यहां लिखेंगे x/100 प्लस x इंटू 100। तो देखिए कोई ऑप्शन आपके पास होगा x/100 प्लस x इंटू 100, अर्थात अगर हल्का सा पॉइंट हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी एक राइट ऑप्शन है जो हम यहां पे टैली कर रहे हैं। इस तरह से चीज़ों को हम आसानी से बना सकते हैं। ये हमारे लिए एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा जिससे हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बना सकते हो, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को समझने का प्रयास आप कर सकते थे, है ना। एक संख्या को x% बढ़ाया गया तो भाई x% बढ़ाया गया तो आपके पास कोई संख्या 100 थी, अगर x% बढ़ाई जाएगी तो वही कहानी आपके पास होगी और आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, मैं हल्का सा ये चीज आपके साथ करूंगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या कर रहा है ना अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहा एक क्लास में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र अंग्रेजी में सफल, 60% विद्यार्थी हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या बताइए जो विद्यार्थियों की फेल होने की है। तो हम दो तरीकों से आपको क्वेश्चन करेंगे। ये सब क्वेश्चंस वेन आरेख से किए जाते हैं। हिंदी में सफल छात्रों की बात अगर की जाए तो एक गोला आप हिंदी का बना दीजिए और एक गोला आप जो है संस्कृत का बना दीजिए। ये जो गोला है यह हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो गोला है आपको संस्कृत को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो संस्कृत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई 60%, एक गोला रिप्रेजेंट करता है 60% को जो पूरे के पूरे हिंदी में पास होते हैं। दूसरा गोला जो है वह पूरा का पूरा 45% को रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है कि टोटल पास होने वाले संस्कृत में छात्र 45% है और 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो ये जो डेटा है यह शो कर रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहां हम थोड़ा सा हल्का सा इसे हम बाहर अभी रखना चाहेंगे। यहां मैं दिखाना चाहूंगा टोटल गोला जो था ये 60% का था और वो टोटल गोला जो था वो 45% का था। मतलब 25% छात्र जो हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये जो गोला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, अगर हल्की सी बात को समझा जाए, है ना, हल्की सी बात को आपसे मैं कहूं तो ये जो गोला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यह केवल एक सब्जेक्ट के लिए, यह केवल हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इस गोले की बात करूं तो यह केवल संस्कृत को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल हिंदी की अगर बात की जाए, टोटल हिंदी की अगर आपसे बात की जाए तो टोटल हिंदी पास होने वाले 60 थे। कितने थे? 60 थे। और टोटल संस्कृत पाने वाले कितने थे? तो 45 थे। कितने थे? तो 45 थे। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ठीक है भाई 25% जब दोनों में पास हुए हैं, है ना, जब दोनों में 25% पास हुए हैं तो एक काम करिए, आप पूरी की पूरी चीजों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और वो तरीका क्या होगा, 60 में से 25 घटा दीजिए, 60 में से 25 घटा दीजिए, आप कहोगे 35%। अर्थात 35% छात्र जो होंगे वह केवल हिंदी में पास होंगे। केवल किस में पास होंगे? तो हिंदी में पास होंगे। उसी तरह 45 में से अगर हमने 25 घटा दिया तो हमारा आएगा 20। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केवल हिंदी में पास होने वाले छात्र कितने हैं तो आप आंसर दोगे 35%। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल संस्कृत में पास होने वाले छात्र कितने हैं तो आप आंसर दोगे 20%। और कहोगे कि दोनों में पास होने वाले छात्र कितने हैं तो आप कहोगे 25%। मतलब अगर कहा गया, आपसे पॉइंट लिखा गया कि कुल पास, तो अगर हमने कहा कुल पास कि कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास होते हैं, इसके डेटा की बात की जाएगी तो आप कहोगे कि सर 35 प्लस 25 प्लस 20, इसको आपस में जोड़ दिया जाए, है ना। 35, 25
और 20 को आपस में जोड़ दिया जाए तो 35, 25 और 20 को अगर हम लोगों ने आपस में जोड़ा, आपस में जैसे हमने जोड़ा, हमारे पास 35, 25, 20, 35 और 25 को जोड़ने पे हमें 60 प्राप्त होगा, 20, 80% क्या हो जाएंगे, पास। और आपसे शायद फेल विद्यार्थी पूछा था तो कहा जाएगा दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल होंगे, तो आंसर हमारे पास असफल छात्र पूछा था। तो पास होने वाले छात्र अगर 80% हैं तो फेल होने वाले जो छात्र होंगे 100 में से 80 घटा दिया जाएगा तो आंसर 20% आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास और आपके पास 20% के रूप में मिलेंगे। इसका आंसर हम लोगों को 20% को टारगेट कराएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ को समझना कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, आपका और हमारा तरीका क्या होता है हैंडल करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हल्की सी पॉइंट को समझिएगा, कभी भी आप क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। 70% प्रतियोगी इंग्लिश में, 80% प्रतियोगी जो हैं गणित में क्या होते हैं, सफल होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों में, अब देखिए दोनों में असफल होते हैं। मतलब अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं और 1 मिनट रुक जाइए, मैं इंग्लिश की बात करूं और मैथ्स की बात करूं, पास फेल। अब देखिए एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल होते हैं, तो अगर 70% सफल होते हैं तो कितने असफल होते होंगे, आप कहोगे सर 30 असफल होते होंगे। 80% मैथ में सफल होते हैं, तो 80% अगर मैथ में सफल होते हैं तो 20% क्या होते होंगे, असफल। ठीक है, और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो बाबू जो वेन आरेख आपका बनेगा ना, हम क्यों बात ऐसा कर रहे हैं, तो जो वेन आरेख आपका बनेगा वह असफल विद्यार्थियों का बनेगा, फेल होने वाले विद्यार्थियों का बनेगा। वेन आरेख जो बनेगा वह असफल विद्यार्थियों का बनेगा। तो यहां पे जो आप रखोगे, वो जो बीच में रखोगे वह दोनों के लिए होगा। तो बीच में हमने रखा कि 10% विद्यार्थी क्या हो गए, असफल हो गए। 10% विद्यार्थियों को हमने असफल बना दिया, फेल हो गए। तो देखा जाए तो अगर हमने यहां पे इंग्लिश का गोला कर दिया और यहां पे मैथ का गोला कर दिया, तो टोटल अंग्रेजी में जो फेल होने वाले हैं वह 30% हैं, है ना। और टोटल मैथ में जो फेल होने वाले हैं वह 20% है। ठीक है, टोटल अंग्रेजी में फेल होने वाले 30%, टोटल मैथ में फेल होने वाले 20%, और दोनों में फेल होने वाले तो आप कहोगे 10%। कितने परसेंट, 10%। तो देखो 30 में से 10 घटा दोगे यहां 20 हो जाएगा, है ना, और 20 में से 10 घटा दोगे यहां 10 हो जाएगा। तो ये जो होंगे यह केवल अंग्रेजी में फेल होंगे और ये जो होंगे केवल मैथ में फेल होंगे। तो अगर प्रश्न पूछता कि केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले विद्यार्थी, तो आप आंसर देते 20%। आपसे प्रश्न पूछता कि केवल मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी, आप आंसर देते 10%। आपसे पूछा है दोनों में फेल होने वाले, तो 10%। तो टोटल फेल होने वालों के लिए, कुल फेल स्टूडेंटों का परसेंटेज के लिए आप इसे जोड़ दोगे तो 20 + 10 + 10 करोगे, 20, 10, 10 मतलब 40। टोटल फेल होने वाले कितने हो गए, तो 40। टोटल फेल होने वाले 40 हुए। आपसे कहा गया यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों विषयों में, तब पास बराबर कितना, 60। पास बराबर कितना, 60, क्योंकि 40% फेल हुए तो पास कितने परसेंट हुए, 60%। तो यही बाबू 60% मैं यहां कर दे रहा हूं, 60% बराबर 144। तो आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे सर 100% इज इक्वल टू 144 × 100/60, है ना। तो आप ये हल्का सा पॉइंट बना दोगे, बटे कितना, 60। अब देखो 10 से 10, अगर इसे 6 से कटाना चाहते हो तो 6 का 2 गुना 12 होता है,
2 बचा, 6 का 4 गुना 24 होता है, 24 का 10 गुना 240 होगा। और आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी एक राइट ऑप्शन है, 240 आपने ये चीज़ें आसानी से की। तो इस बेन आरेख को आपने दिखाया कि कैसे हम फेल स्टूडेंटों की संख्या पे चीज़ों को हैंडल करेंगे और इसी पे पूरी की पूरी चीज़ें बनेंगी। अगर आप चाहें तो लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें देख सकते थे। मैं यहाँ पे आपको फिर से आपको थोड़ा सा मैं बैक लेके चल रहा हूं, तो मैं आपको चीजें समझाऊंगा। जैसे 51 नंबर में एक चीज थी, क्लास में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए थे। देखो हिंदी की बात अगर हमने की, यहां पे हिंदी था और यहां पे शायद संस्कृत था। हिंदी में 60% क्या थे, फेल थे। 45% संस्कृत में क्या थे, पास थे। ठीक है, यहां पे था 25% दोनों में सफल। तो हमने यहां पे जो वेन आरेख बनाया, दोनों में यहां पे सफल था, है ना, दोनों में पास था, तो यहां पे पास होने वाले विद्यार्थियों का वेन आरेख बना। तो 25% दोनों में सफल, तो केवल हिंदी में, तो हमने यहां घटाया तो 35% आया केवल हिंदी में पास, और 45 में से 25 घटाया तो अगर हम कहें कि केवल हिंदी में कितने पास हैं तो कहेंगे 35। अगर हम कहें कि केवल संस्कृत में कितने पास हैं तो 20। टोटल कितने पास है तो हम पूरे को जोड़ लेंगे, है ना। अब फेल कितने हैं तो उसके लिए टोटल को अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास 35 और 25 60 20 80, टोटल पास हमारे पास 80 हो गए। तो फेल कितने हो जाएंगे, हम कहेंगे 20। ये चीजें हमारे पास थी। वही चीज यहां पे जो आपको टेक्निकली तैयार कराया गया, ये डेटा ये था बाबू कि आपसे इस वाले क्वेश्चन में तैयार ये कराया गया कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल थे। तो यहां पे जो डेटा आपके पास बनी, है ना, बेन आरेख की, या असफल विद्यार्थियों की बनी कि अगर 10% विद्यार्थी असफल थे दोनों में, 70% एक में पास थे। तो जब 70 पास थे तो 30 क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। जो भी सब्जेक्ट था, इंग्लिश में 70 पास थे तो 30 फेल हुए होंगे। ठीक है, उसी तरह मैथ में शायद 80 क्या थे, पास थे। अब 80 पास थे तो फेल कितने होंगे, 20। तो टोटल फेल 30 20 50 50 10 60, टोटल फेल जो हो गए वो 60 हो गए। तो पास कितने होंगे, 40 ही होंगे। तो हम कहेंगे ना सीधे 40% बराबर 144। यदि 144 दोनों विषयों में सफल होते हैं, है ना, तो 40% बराबर 144, तो 100% इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, आप कहोगे 240 आएगा। ये टेक्निक थी। इस टेक्निक से हमने चीज़ों को समझा और हमारे पास जो लॉजिक था उसी को हम लोगों ने आसानी से बनाया, और इसी चीज़ के चलते हम इस क्वेश्चन को एक अलग ही चीज़ों में ट्रांसफर कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र हिंदी में बोल सकते हैं। अब 70% अंग्रेजी में बोल सकते हैं तो 30% क्या करते हैं, नहीं बोल सकते। यही तो कहेंगे, 70% इंग्लिश बोल सकते तो 30% इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये भी तो होगा। 65% छात्र हिंदी बोल सकते। अब अगर 65% हिंदी बोल सकते हैं तो 35% छात्र नहीं बोल सकते। कह रहा है छात्रों के एक समूह में 70% छात्र, 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। 70% ने अंग्रेजी बोला तो 30% छात्र अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, अर्थात 35% नहीं बोलेंगे। यदि 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते। आप कहोगे कि सर एक वेन आरेख हम बनाएंगे और 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, तो हम यहाँ पे 27% रखेंगे, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते। दोनों भाषाएं न बोलने वाले, हिंदी न बोलने वाले अंग्रेजी न बोलने वाले 30% है। कितने परसेंट है, 30%। हिंदी न बोलने वाले कितने परसेंट है, तो 35%। तो इस 30 में से 27 घटेगा, 30 में से 27 घटेगा, कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 आएगा। उसी तरह इस 35 में से 27 घटेगा, तो क्योंकि 35% हिंदी नहीं बोलते, 27 पहले से निकल चुके हैं, तो 35 में से 27 गया, 5 और 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
मतलब नहीं बोलने वालों की टोटल संख्या जो होगी वह इसको जोड़ दिया जाएगा तो 38% आ जाएगा। कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? आप 100 में से 38 घटा दीजिए, 62% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कहा गया 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, अर्थात 30% नहीं बोल सकते। 65% हिंदी बोल सकते हैं, अर्थात 35% नहीं बोल सकते। हमने वीनारक बनाया कि नहीं बोलने वालों का प्रतिशत, क्योंकि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो यहां जब हमने 27 रखा, जैसे मान लो इस गोले में टोटल 30 कुर्सी लग सकती थी, टोटल 30 कुर्सी लग सकती थी, 27 लग चुकी है, तो कितनी कुर्सी बची? 27 लग चुकी है तो बची कितनी? तो आप कहोगे सर 3 बची। उसी तरह अगर मैं यहां देखूं तो यहां 35 कुर्सी लग सकती थी, लेकिन 27 कुर्सी लग चुकी है, तो बची कितनी? आप कहोगे कि 8 बची। कितनी बची? 8। तो टोटल यहां पे कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? 38। और यह 38 कुर्सी कौन है? जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, मतलब कौनो भाषा का नॉलेज नहीं है, अर्थात बोलने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 में से 38 घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज की क्लास आपको एक अलग वैरायटी की बात कराती थी, हर एक बिंदुओं की चर्चा करती थी। आपसे मैंने बताया भी कि भाई परसेंटेज को हम पूरी डेप्थ से पढ़ेंगे, पूरी नॉलेज के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज का लेवल क्या है, परसेंटेज की हर एक वैरायटी को समझेंगे। और मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैं आपको सीरीज वाइज लेके आ रहा हूं, एक एक चीज को दिखा रहा हूं। तो आज की क्लास में हम यही ओवर करते हैं। आज मैं आपसे यहीं पे अलविदा लूंगा और आपसे एक बात जरूर शेयर करूंगा कि आप क्लासेस को कंटिन्यू रखिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में इस चैनल को एक बार अपने टाइमलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप सोशल मीडिया पे हैं वहां एक बार मेक माई कैरियर को एक बार शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि हम वर्ल्ड क्लास आपको पूरी की पूरी कहीं भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, देखते होंगे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी, हम लोगों का लेवल जो एमएमसी का लेवल है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में धुरंधर है। जैसे हम जितनी मेहनत हम मैथ्स में कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश वाले सर भी बहुत ही मेहनत करते हैं। आप उनकी क्लासेस को देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। और वैसे भी वो प्रयागराज की धरती से इंग्लिश वो बहुत बड़े नाम है। इसी तरह इंग्लिश की भी बात की जाए तो इंग्लिश की क्लास के साथ रीजनिंग की भी क्लास देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ, टीम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, किस लेवल से यहाँ पे बात की जाती है। और हम एक अलग ही कहानी पे लिखने के लिए प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आज मुझे यहीं पे इजाजत देती है, कल मिलता हूं इसी क्लास में, इसी टाइम पे। जय हिंद।